हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज आपके बीच में लेके आए हैं सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। तो इसमें बने रही साथ में जो कि आपके सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन, चाहे वो सीरीज 2025 में हो या 21 22, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे ही चैप्टर मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। थर्ड चैप्टर का नेम क्या है आपका? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE 2025 में विद क्वेश्चंस, जिससे कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और इससे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स, एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं इसको समझ लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू साइड इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन थर्ड पार्टीज। मतलब ये एक्सटर्नलिटीज हमें ये बताती है कि जैसे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे आसपास हो रही है ना, जैसे कोई भी आदमी पैसा कमा रहा है, कोई भी एक आदमी पैसा कमा रहा है, तो उसका जो इफेक्ट जो है, जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको क्या पड़ जाता है इसका। जैसे मान लीजिए कोई हमारे आसपास में कोई एजुकेटेड लोग रह रहे हैं तो हमारा वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होगा। तो अगर अनएजुकेटेड रह रहे हैं तो वे वहाँ का माहौल, कुछ इन्वायरमेंट जैसे ख़राब करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू साइड इफेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन थर्ड पार्टीज। मतलब जो थर्ड पार्टी की क्रिया से हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट, कि बिना किसी पेमेंट किए। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं जो एक्सटर्नलिटीज होती हैं ना, ये टू टाइप्स की होती हैं। एक तो अपनी होती है पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव होती है तो इसका क्या मीन्स है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जैसे क्या होता है। और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो पॉजिटिव की बात कर लें पहले। ये क्या करती है, क्रिएट एक्सटर्नल बेनिफिट्स टू सोसाइटी। ये हमारी एक्सटर्नल बेनिफिट्स किसको क्रिएट करवाती है, ये सोसाइटीज को इसके बेनिफिट्स होते हैं। जैसे इससे क्या होगा, इंक्रीज सोशल वेलफेयर, सोशल बेनिफिट्स इज ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो सोशल बेनिफिट होता है वो ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपके आसपास में कोई भी इंडस्ट्रीज लगे या कोई स्कूल खुले, तो उससे क्या होगा कि स्कूल ओपन होगा तो लोगों को एजुकेटेड होंगे। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो वहाँ के एरिया का इन्वायरमेंटल जो होगा वो बेटर होगा और लोगों को काम मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। तो कोई इंडस्ट्रीज खुलने से तो इससे क्या होता है कि लोगों को जो बेनिफिट्स हो ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट। जैसे एजुकेशन इम्प्रूव्स लिटरेसी एंड सोशल अवेयरनेस। तो इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन से क्या होगा, हमारे एरियाज में एजुकेटेड लोग बढ़ेंगे और जब एजुकेटेड बढ़ेंगे तो सोशल अवेयरनेस होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पॉजिटिव पढ़ लिया हमने। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्रिएट एक्सटर्नल कॉस्ट टू सोसाइटी। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हमारे यहाँ कोई भी जैसे कोई फैक्ट्रीज लगी तो उसको क्या होता है कि हमारे जो सोशल वेलफेयर होते हैं वो तो कम होते हैं लेकिन उससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो नुकसान कैसे होता है, सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट। यानी जो हमारी सोशल कॉस्ट जो होती है प्राइवेट कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है। जैसे इंडस्ट्रीज खुली, हमें सामान तो मिला लेकिन उसने क्या बढ़ा दिया, हमारे यहाँ पॉल्यूशंस बढ़ा दिया और पब्लिक हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लगा, जिससे कि लोगों को नुकसान होने लगा। तो हिंदी में मीनिंग एक्सटर्नलिटी मतलब किसी एक्टिविटी का तीसरे व्यक्ति पर असर। पॉजिटिव में समाज को, सोशल को फायदा, नेगेटिव में नुकसान। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था कि एक्सटर्नलिटीज मीन्स एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं और इसके फायदे और नुकसान। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी CBSE 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन जो होंगे CBSE में पूछे हुए क्वेश्चन से, तो आप इनको जरूर देखिएगा। जो केस स्टडीज होंगे या फिर कोई पॉइंट्स हो गए तो इसको आप ध्यान से पढ़ते जाइए। डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम। भाई कह रहा है भाई जो हमारी डोमेस्टिक इनकम जो होती है, जो डोमेस्टिक इनकम जो है
क्या ये इससे कम रहती है, नेशनल इनकम से कम रहती है? जी हाँ, ये ज़्यादा होती है। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इसका क्या है भैया, आपका आंसर क्या होना चाहिए? द स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारी ऑलवेज करेक्ट नहीं है। तो क्या होता है, नेशनल इनकम इक्वल डोमेस्टिक इनकम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जितनी भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम में हमारा नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ जाता है। अब नेट फैक्ट्री इनकम इज पॉजिटिव, तो अगर हमारा नेट फैक्ट्री इनकम क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेशनल इनकम जो होगी ज़्यादा होगी डोमेस्टिक इनकम से। अब स्टूडेंट्स देखिए, जैसे नेट फैक्ट्री इनकम्स जो अब्रॉड जो पॉजिटिव होगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये पॉजिटिव है, तो नेशनल इनकम जो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम से ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर ये नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड इज निगेटिव, अगर ये माइनस में आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम जो होगी वो किससे कम होगी, डोमेस्टिक इनकम से लेस होगी। तो यानी ये दोनों ही सिचुएशंस इफेक्ट किस पे डलती है हमारी, NFI पे। अगर NFI पॉजिटिव है तो हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगी। अगर ये माइनस में है तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम जो है वो ज़्यादा होगी, बस। तो यानी ये दोनों का ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक ही पूछा है इसमें कि क्या ये डोमेस्टिक ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम, नहीं भाई, बढ़ भी सकती है, कम भी कर सकती है। तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, हेंस डोमेस्टिक इनकम इज नॉट ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड अब्रॉड। जो भी हमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड से मिल रही है, बाहर से हमें इनकम मिल रही है, और जो बाहर का हम इनकम जो पेड कर रहे हैं, इनकी इनकम को हम कहते हैं नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। अब देखिए, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट वो गलत है। तो मैंने आपको क्या बता दिया, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड पे, इस पे आपको डिपेंड रखना है। ये भी देखिए, आपका क्वेश्चंस रिपीटेड क्या है, CBSE 2025 एंड 2024 में है। तो बने रहिए साथ में लास्ट तक। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, भाई फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है? तो फैक्ट्री इनकम क्या होती है, फैक्ट्री इनकम अर्न बाय द प्रोवाइडिंग फैक्ट्री सर्विसेज, जो हमारी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने से जो इनकम प्राप्त हो। कोई भी हम कोई फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्री कौन कौन से हैं इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इनकी ये क्या चीज़ की जाती है, फैक्ट्री इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसमें भाई इंक्लूडेड की जाती हैं। और क्या होता है, पेमेंट फॉर प्रोडक्टिविटी सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्टिविटी सर्विसेज की जाती हैं तो उसके बदले में ये पेमेंट की जाती हैं। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, इनकम अर्न बाय प्रोवाइडिंग फैक्ट्री सर्विसेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पेमेंट फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने लेबर को वर्क कर रही है, तो आप प्रोडक्टिविटी के लिए आप लेबर को पेमेंट करते हैं, तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चीज़ें हमारी क्या होती हैं, फैक्ट्री इनकम होती हैं, याद रख लीजिएगा। और इसमें क्या है, ट्रांसफर इनकम, देखिए इसमें वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस सैलरी आ जाता है, और दूसरा आपका क्या आ जाता है, रेंट आ जाता है। जैसे आपने कोई लैंड, कोई रूम, कोई किराए पे दे रखा, उससे इनकम, इंटरेस्ट, कोई पैसा दे रखा है, एंटरप्रेन्योरशिप है, प्रॉफिट। तो यानी ये हमारी फैक्ट्री इनकम है। अब सेकंड बात करते हैं ट्रांसफर इनकम। इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे आपको कोई पैसा मिल गया तो आपने उसके बदले में सर्विस प्रोवाइड नहीं की। और ये याद रहे, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता, नो ऐड इन नेशनल इनकम, ये याद रख लेना बेटा, क्योंकि इसको ऐड करने से क्योंकि नहीं होगा। और नो प्रोडक्शन इन्वॉल्व, कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल पेंशन, जैसे ओल्ड पर्सन होते हैं उनको कोई पेंशन मिलती है, तो किसी काम ना करने के बदले में मिली स्कॉलरशिप, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आपको कोई पैसा 10,000 20,000 आपके अकाउंट में आ जाए, जैसे आपका किसान सम्मान निधि बिना किसी वो काम के मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं,
ये ट्रांसफ़र इनकम होती हैं, जैसे आपके कोई फ्रेंड ने आपको फॉरेन के ने किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, तो ये सारी ही आपकी ट्रांसफ़र इनकम है, ठीक है। फैक्ट्री इनकम काम के बदले मिलती है, ट्रांसफ़र इनकम बिना काम के मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन। डिफाइन नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डिफाइन करना है और इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्ट्री इनकम पेड टू अब्रॉड। यानी जो नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, फैक्ट्री इनकम क्या होती है, अर्न फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे कुछ लोग अपने यहाँ से लेके पूरे फॉरेन में पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनकी इनकम हो गई। और जो कुछ लोग जैसे फॉरेन के लोग यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी इनकम कमाएंगे। तो यानी जो हम कितना हम रिसीव कर रहे हैं और कितना हम पेड कर रहे हैं, जितना हमने रिसीव्ड किया और जितना हमने पेड किया, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनका जो डिफरेंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। फैक्ट्री इनकम में आपको बता रखा है मैंने क्या क्या आता है आपका, कंपोनेशंस ऑफ एम्प्लॉइज यानी सैलरी, वेजेस और रेंट, इंटरेस्ट एंड आपका क्या है, और इंटरेस्ट के साथ में आपका आ जाएगा प्रॉफिट। अब देखिए ब्रो, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी जो पैसा आपने पूरे वर्ल्ड से कमाया, बाहर से कमाया और जितना आपने पेड कर दिया, तो यही हो गया आपका। अब देखिए कंपोनेंट्स अभी मैंने आपको बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, रेंट एंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए इफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये से अब्रॉड यानी इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमें अब्रॉड से मिली और हमने वो पेड की, ठीक है, हमारी कंट्रीज ने जो इनकम मिली और जितनी पेड की, नेट फैक्ट्री इनकम अब्रॉड पॉजिटिव। और अगर पेड ज़्यादा हो और बाहर से कम मिले तो ये नेगेटिव हो गया। नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम बाहर से कमाई, बाहर को दी गई इनकम, यानी जो हमने बाहर से कमाया और बाहर को जो पेमेंट कर दिया, तो ये नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड सा हो गया। तो इसलिए ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये देखिए सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल मैं आपको लगाऊंगा। अब देखिए पहली बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसको क्या कहते हैं, मेजर्स एट करंट प्राइसेस। किस पे मेजर किया जाता है नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइसेस को। इंक्लूड्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इसका इफेक्ट किस पे होता है, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट होता है। शोज मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट, मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट को शो करता है। और जीडीपी में क्या होता है, मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये जो होता है नॉमिनल जो होता है ये करंट प्राइसेस पे होता है, रियल जो होता है वो कांस्टेंट प्राइसेस होता है। और ये क्या करता है, इंक्लूड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पे इंक्लूड किया जाता है। ये क्या करता है, एक्सक्लूड करता है इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट बात करता है शोज मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये क्या शो करता है, शोज रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। ये मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट को शो करता है, ये रियल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी को करता है। तो इसलिए इसका डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, जो हमारी जो रियल जीडीपी बेटर क्या करती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी को, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर होता है और रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डिफ्लेटर इज represented by the ratio of real GDP and nominal GDP. Do you agree? Justify your answer. तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डिफ्लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो आप क्या एग्री है, तो ये क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट फार्मूला क्या होता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का क्या फार्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी
नॉमिनल जीडीपी ऐसे लिख देते हैं आप लोग, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है। इट मेजर्स प्राइस लेवल चेंजेस, क्या करता है ये हमारा प्राइस लेवल चेंजेस करता है। रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशंस इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशंस में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी इफ डिफ्लेटर इज, क्या हो गया ये, लेस देन 100, ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशंस एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल नॉमिनल डिवाइडेड रियल इनटू 100, ये इन्फ्लेशंस को मेजर्स करता है, ठीक है। जितनी भी हमारी इन्फ्लेशंस होती है इसको ये मेजर्स करेगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स बात करते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्री। तो जो मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ कंट्रीज की क्या है, इसमें क्या है, अ नॉर्मल रेसिडेंस इज अ पर्सन, कौन पर्सन होता है नॉर्मल रेसिडेंस, हु रेसिडाइज इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्रीज में रहे, वो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल रेसिडेंस हो जाएगा। हैज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री, कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता हो कंट्री में। इंक्लूड्स रेसिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड टेम्परेरली, यानी कुछ इसमें से इंक्लूड्स किए जाते हैं जो रेसिडेंट्स होते हैं जो पूरी कंट्रीज में यानी अपने देश से बाहर जो टेम्परेरली वर्क करते हैं। एक्सक्लूड्स टूरिस्ट एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स, यानी इसमें एक्सक्लूड किया गया जो टूरिस्ट आया घूमने के लिए उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा। फॉरेन डिप्लोमेट्स, यानी फॉरेन डिप्लोमेट्स कोई है उसको नहीं लिया जाएगा, सिर्फ वही आदमी रेसिडेंस में लिया जाएगा जो हमारा मोर देन 1 ईयर से रहा हो और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो कंट्री में। और इसमें क्या होता है, रेसिडेंस वर्किंग अब्रॉड टेम्परली, यानी अपने देश से बाहर जो टेम्परेली वर्क कर रहे हो तो इनको लिया जाएगा। जो व्यक्ति 1 साल से अधिक समय देश में रहता है और वहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रखता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर देते हैं हम, ये भी देखिए क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीबीएसई 2020 में। डोमेस्टिक सर्विस, डोमेस्टिक सर्विस कहते हैं हाउस होल्ड सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कह रहा भाई जो डोमेस्टिक सर्विसेज हाउस होल्ड सर्विसेज में जो एक वुमेन के द्वारा परफॉर्म की जाती है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में नहीं इंक्लूड किया जाता है। डिफेंड और रेफ्यूट दैट स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे आपकी मदर घर का काम करती हैं तो उसकी जो इनकम जो होगी, घर की इनकम जो होगी, उसके जो पैसा जो भी है तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउस होल्ड सर्विस आर नॉट सोल्ड इन मार्केट, यानी जो भी हाउस होल्ड सर्विसेज होती हैं तो इसके लिए मार्केट में सेल्स नहीं किया जाता। तो मदर आपकी जो भी काम कर रही है उसके बदले में वो पैसा नहीं कमा रही। नो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व, ठीक है, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही नहीं है तो उसको इन्वॉल्व ही नहीं करना। नो मेजरेबल मार्केट वैल्यू, उसकी कोई मेजरेबल किया ही नहीं जा सकता, कितने का काम किया कितने नहीं किया। देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, और इसको नेशनल इनकम में भी इंक्लूडेड नहीं किया जाता। इसलिए इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आते हैं सीबीएसई में, तो आपको अपना ध्यान से इनको करना है। तो क्या है इसका कि जो इसकी इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट है, नॉट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाउस होल्ड सर्विसेज को हम मार्केट में नहीं बेचते, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होता, नो मेजरेबल मार्केट वैल्यू होती है, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, इसलिए इसको नहीं मानते। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए सीबीएसई 2017 में आया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, इनमें डिफरेंस पूछ रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी हमारी जो डोमेस्टिक इनकम जो जनरेट की जाती है, यानी जो यहाँ के लोग जो डोमेस्टिक टेरिटरीज के द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। इंक्लूड्स इनकम्स ऑफ रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस, इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो रेसिडेंस हो चाहे नॉन रेसिडेंस हो, तो इसको हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल प्रोडक्ट। इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस इंक्लूड्स इनकम अर्न अब्रॉड बाय रेसिडेंस, सिर्फ इसमें क्या ऐड किया जाएगा, इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस, जो नॉर्मल रेसिडेंस है, और इसमें इनकम को ऐड किया जाएगा अर्न अब्रॉड बाय रेसिडेंस, यानी जो हमारे जो रेसिडेंस अब्रॉड से इनकम कर रहे हैं इन दो को ऐड किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा भाई, इंक्लूड्स इनकम ऑफ रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस, यानी रेसिडेंस एंड नॉन रेसिडेंस दोनों की इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें क्या है, नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ रेसिडेंस को किया जाएगा।
नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। एंड दिस वन डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश की सीमा के अंदर, नेशनल प्रोडक्ट देश के निवासियों के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बात क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सीबीएसई 2010 में आया हुआ है। एक्सप्लेन हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इट्स लिमिटेशंस एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इसकी लिमिटेशंस पूछिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की। तो इसमें क्या है, जीडीपी इज नॉट परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर बिकॉज, यानी जीडीपी को हम परफेक्ट मेजर नहीं मान सकते कि ये वेलफेयर हो रहा है। इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बताता। इनकम में भी कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, यानी इनकम जो होती है कुछ ही लोगों के हाथों में होती है। हाई जीडीपी डज नॉट इंश्योर इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि हमारे देश की जीडीपी बहुत अच्छी है तो सभी लोग बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है। पुअर मे नॉट बेनिफिट फ्रॉम जीडीपी ग्रोथ, यानी जो गरीब लोग हैं बेचारे वो जीडीपी ग्रोथ में कोई भी बेनिफिट इसका नहीं ले सकते। तो जीडीपी टोटल इनकम बताता है, पर यह नहीं बताता कि इनकम सब में बराबर बांटी गई या नहीं। ये बस भाई जीडीपी टोटल इनकम को बताता है, ये नहीं बताता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, किसके पास कितना पैसा है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए सीबीएसई 2020 में पूछा क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन 3, 4 एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में हैं, ठीक है। डिफाइन रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी क्या लेना भाई, मार्केट वैल्यू ऑफ किसका लेना भाई, फाइनल गुड्स का। फाइनल गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद द डोमेस्टिक ट्रेजरी, यानी जो हमारी जो भी सर्विस प्रोड्यूस की जाती है जो डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंतर्गत की जाती है ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में डोमेस्टिक ट्रेजरी के द्वारा जो भी इनकम की जाती है, ली जाती है, किस पे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स पे, ठीक है। मेजर्ड एज बेस ईयर कांस्टेंट प्राइसेस, इट एलिमिनेट्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस एक्सचेंज इन्फ्लेशन एंड शो द रियल इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक क्या है, देखिए 2 ईयर में आया सीबीएसई में 20 एंड 19। Gross domestic product at market price GDP MP refers to the market value of final goods and services produced within the domestic treasury of a country during 1 year inclusive of depreciation। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना जीडीपी एमपी पे क्या इंक्लूसिव होता है, इसमें डेप्रिशिएशन जुड़ा होता है, डेप्रिशिएशन इसमें जुड़ा होता है। और इट इंक्लूड्स बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक ट्रेजरी, यानी रेसिडेंस के द्वारा और नॉन रेसिडेंस के द्वारा जो पैसा इनकम कमाई जाती है तो वो, और डेप्रिशिएशन इंक्लूसिव होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इतना याद रख लीजिएगा। डिफाइन नेशनल इनकम 2013 के क्वेश्चन से। नेशनल इनकम और नेट इनकम प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी क्या होती है ये, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो होती है जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट होगी। द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यानी फैक्टर इनकम्स हो गई, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको जोड़ लीजिए। अर्न बाई द नॉर्मल रेसिडेंस, यानी जितनी भी अर्न की जाएगी ये नॉर्मल रेसिडेंस के द्वारा ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल इनकम इक्वल, तो ये होता है जो भी हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंस को है फैक्टर कॉस्ट पे, तो ये नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय नॉमिनल जीडीपी। सीबीएसई दिल्ली 2011, नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। भाई किसकी बात की गई, फाइनल गुड्स अभी बात की गई है। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस, इट मे इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इवन इफ एक्चुअल आउटपुट रिमेन्स अनचेंज, यानी एक्चुअल आउटपुट रिमेन्स अनचेंज रहेगा। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस इवन, तो ये कब बढ़ती जाएगी, जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो ये इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स किस पे होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग इन 1 ईयर। तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं व्हेन इज जीडीपी इक्वल टू
GNP आंसर GDP is equal to GNP when net factory income from abroad is zero। GNDP GNP के इक्वल तब होगी जब हमारी नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो हो गई। जब ये जीरो हो गई तो ये भैया जी ये GDP इक्वल GNP हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंस GNP इक्वल GDP प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीरो, GDP इक्वल GNP, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं डिफाइन फैक्ट्री इनकम। अभी हमने डिस्कशन किया आपसे फैक्ट्री इनकम। ये देखिए इतने 1 लाइन 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। फैक्ट्री इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर फॉर एंट्री प्रोडक्टिविटी सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एग्जांपल वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और आपसे फैक्ट्री इनकम पूछे, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इंक्रीज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिविटी सर्विस इन रिटर्न। बिना किसी प्रोडक्टिविटी के हमें मिलती है, जैसे एग्जांपल पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशंस। इसमें ऐसा देता है कि जैसे कोई 3 पॉइंट दे दे और एक ना दे, जैसे सैलरी दे दे कि इसमें से ट्रांसफर इनकम कौन सी नहीं, तो पेंशन तो होगी, स्कॉलरशिप होगी, गिफ्ट्स होगी, और जो हमारी जो सैलरी होगी वो हमारी इनकम नहीं होगी। नेक्स्ट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो ट्रांसफर इनकम याद रख लीजिएगा ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBSE सैम्पल पेपर 2026 के क्वेश्चन से क्या कह रहा है? मिस सरका इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट, ठीक है जी, ठीक, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। क्लासीफाई हर इनकम एज फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम। तो वो रिटायर्ड हो चुकी हैं और उसकी जो इनकम जो होगी ना वो फैक्ट्री इनकम होगी, ट्रांसफर इनकम होगी। रेंट अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, फैक्ट्री इनकम, बिकॉज इट इज अर्न बाय द प्रोवाइडिंग फैक्ट्री सर्विसेज ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फैक्ट्री इनकम होगी, अर्न बाय प्रोवाइडिंग कैपिटल। कैश ट्रांसफर फ्रॉम फैमिली अब्रॉड, ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज। तो अब देखिए जितनी भी जो इनकम्स होती हैं इनको अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ, देखिए CBSE 2025 में पूछा गया है, GDP डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ GDP एट करंट प्राइसेस टू GDP एट अ कांस्टेंट प्राइस। यानी किनके बीच में ये रेशियो है? रेशियो ये बताता है हमारे बीच में रेशियो बिटवीन GDP एट करंट प्राइसेस एंड GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस। फॉर्मूला GDP डिफ्लेटर, GDP एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस इनटू 100। तो इसके क्या है? सिग्निफिकेंस मेजर्स इन्फ्लेशंस इन द इकोनॉमी, यानी जितनी भी इन्फ्लेशंस है इकोनॉमी की ये मेजर करता है। रिमूव्स इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस, जितने भी प्राइस चेंजेस हैं उनको रिमूव करता है। हेल्प्स इन मेजरिंग रियल ग्रोथ, यानी किस में हेल्प करता है? मेजरिंग रियल ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स डिफेंड और रेफ्यूट, आंसर द स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द अजम्पशंस ऑफ 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 2 का सेक्टर क्लोज इकोनॉमी होगी। इन सच एन इकोनॉमी ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स एक्सिस्ट। तो 2 सेक्टर में क्या होगा? एक हाउस होल्ड होगा, दूसरा हमारी फर्म होगी, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स होगा। अब देखिए नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगी? इसमें जीरो होगी, ठीक है। तो जब जीरो होगी कोई बाहर से हमें इनकम नहीं आएगी। नेशनल इनकम होगी डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, व्हेन नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो, ठीक है। नेशनल इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, यहाँ पे नेशनल इनकम जो होगी वो डोमेस्टिक इनकम होगी। तो अब ये क्या कह रहा है? नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में ये दोनों क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हमें पैसा नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स, एक्सप्लेन द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 न्यू स्कूल्स ऑन GDP एंड वेलफेयर। देखिए CBSE 2025 में आया हुआ है, तो इस पे इम्पैक्ट क्या होगा? जो हमारा जो 2000 स्कूल नए स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो इसमें क्या इम्पैक्ट क्या होगा? GDP एंड वेलफेयर का इम्पैक्ट ऑन GDP। इससे होगा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर,
भाई पैसा लगेगा स्कूल खोलने पे, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा पैसा। तो जब 2000 स्कूल खुलेंगे तो वहाँ पे टीचर रखे जाएंगे, प्यून रखे जाएंगे, तो जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट होगा। फिर क्या होगा, राइजेस इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, भाई वहाँ पे इनकम होगी, फीस मिलेगी और पैसा इनकम आएगी। तो इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, तो जो वेलफेयर पे इम्पैक्ट होगा। इम्प्रूव लिटरेसी रेट, यानी लोग पढ़े लिखे होंगे और उनमें जागरूकता आएगी। एनहेंस ह्यूमन कैपिटल, और यहाँ पे ये देखिए तो कोई स्कूल्स में पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, तो एनहेंस ह्यूमन कैपिटल होगा। रिड्यूसेस इनक्वलिटी, यानी जो इक्वलिटी जो हुई है हमारे देश में इसको कम होगी। प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ये क्या करेगा, प्रमोट्स जो होगा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स ग्रोथ में प्रमोट्स होगा। थस इट्स इंक्रीजेस बोथ जीडीपी एंड वेलफेयर, तो ये किसको इंक्रीज करेगा, बोथ जीडीपी एंड वेलफेयर में, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन था कि 2000 न्यू स्कूल्स ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। तो इसमें भाई इफेक्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, इनकम्स एंड एग्रीगेट डिमांड राइजेस, इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, इम्प्रूव लिटरेसी रेट, इनहेंस ह्यूमन कैपिटल, रिड्यूसेस इनक्वलिटी, प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एक्ट एज अ लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, तो ये एक जीडीपी में एक लिमिटेशंस का काम करते हैं। होती है ना, लिमिटेशंस होती है कि फ़ायदा नहीं होता जिसका नुकसान नहीं है, तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का, तो इसको इंडिकेटर्स ऑफ वेलफेयर, तो इसको इंडिकेट करना है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू एक्सचेंज दैट डू नॉट इन्वॉल्व मनी, तो जिसमें भैया मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमारी जीडीपी कैसे होगी, सच एज बार्टर सिस्टम, जैसे कोई चीज़ के बदले, गेहूं के बदले हमने धान ले लिया। हाउस होल्ड सर्विसेज, यानी कोई भी सर्विस हाउस होल्ड के लिए की जाए, हमने गेहूं पैदा की और गेहूं घर पे खा ली, तो हाउस होल्ड सर्विसेज, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन जीडीपी। भाई ये जब पैसा ही नहीं आएगा तो जीडीपी में रिकॉर्डेड नहीं होगा। जीडीपी मेजर्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जीडीपी में क्या मेजर किया जाता है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस किया जाता है, ये बात याद रख लीजिएगा। देयरफॉर जीडीपी अंडर एस्टिमेट्स एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। अब देखिए एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, यानी जो हाउसवाइफ की जो भी सर्विसेज होंगी वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं की जाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो जीडीपी के लिए एक लिमिटेशंस का काम करते हैं, और जिसमें हमें इसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही हमारे जीडीपी में इंक्लूड होते हैं, नॉन मॉनेटरी इंक्लूड नहीं होगा, जैसे हाउसवाइफ का एग्जाम्पल है, ध्यान में बैठा लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ मल्टी लैंड फ्लाईओवर ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या होगा भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लैंड फ्लाईओवर, यानी मल्टी लैंड फ्लाईओवर जो होगा, तो क्या इससे जीडीपी और वेलफेयर पे क्या इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, यस होगा। भाई इतने बड़े बड़े पुल बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ के लिए क्या होगा, मटेरियल आएगा, सीमेंट आएगा, लेबर लगेगी, ये चीज़ें होंगी, तो उनको पैसा मिलेगा। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे लोग काम पे लगेंगे, तो इससे क्या होगा, बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए हमारा जो है ना, अभी आपको क्या बता दूं मैं, इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इसमें जैसे हमारा फ्लाईओवर, जैसे पुल जो अभी शारदा पुल जो बन रहा है हमारा, तो इसके बढ़ने से क्या क्या होगा, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो कितना मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, तो उनको पैसा मिल रहा है, और कितने लोग काम पे लगे हुए हैं, तो अब क्या होगा, बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्या होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट होगी। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पीलीभीत के टच में आ जाएंगे, बरेली के टच में आ जाएंगे, तो आसानी से हम मिनटों में कहीं पे भी जाकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर में अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। तो क्या होगा, रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम, जैसे अभी आपको पूरनपुर जाने के लिए, ऊपर से जाने के लिए बाई वालिया, तो कितना टाइम लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, तो ऐसे हम डायरेक्टली कुछ ही समय पहुंच जाएंगे। रिड्यूसेस फ्यूल कंजम्पशंस, तो अभी गाड़ी आप लेके जाओगे, ऊपर से जाओगे तो कितना तेल लगेगा, सीधा कितना लगेगा, आप समझ रहे हैं। इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो जब आप मार्केट से जुड़ोगे तो अपने आप अपना स्टैंडर्ड्स बढ़िया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, इंडियन इकोनॉमी हैज बीन benefited by positive externalities created by rapid rise in infrastructures justify।
तो बहुत तेज़ी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होती है ना, तो इसमें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। नॉर्मल सी चीज़, अभी एग्जांपल दिया मैंने आपको पूरनपुर वाले पुल का, अभी जो शारदा पुल बन रहा है, तो कितना इसका बेनिफिट्स होगा, कितनी तेज़ी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होगा। तो रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ क्रिएट्स पॉजिटिव हुआ ना अपने लिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोग काम करेंगे, पैसा ज़्यादा कमाएंगे, हमारी फसल दूसरी जगह अच्छी कीमत में जाएगी। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे लोग, तो उनके लिए अच्छा जो होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारा बॉर्डर एरिया नेपाल है, तो नेपाल क्या करेगा, यहाँ पे इंडिया में आकर अपना कुछ ना कुछ काम करने की सोचेगा, ठीक है। रिड्यूसल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, बेनिफिट सोसाइटी विदाउट डायरेक्ट पेमेंट, बिना किसी पेमेंट किए हमें कितना बेनिफिट्स होगा। हेंस इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैनेजमेंट ऑफ अ वाटर polluting oil refinery से it ensures welfare through GDP contribution defend or refute। तो अब देखिए इसमें क्या है, the statement should be refuted although refinery increases GDP it causes water pollution। जैसे refinery increase होगी GDP में, तो इसका causes क्या होगा, water pollution होगा, health problem होगी, environmental damage होगा, higher social cost होगी। GDP does not account for negative एक्सटर्नलिटीज, हैंस इट इज नॉट परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर, यानी वेलफेयर के लिए हमारा नुकसान होगा, वेलफेयर से रिलेटेड ये हमें नुकसान है। जीडीपी को तो इससे मतलब जीडीपी काउंट नहीं करती नेगेटिव, वो तो हमारे इनकम को देखेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये कमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में आते हैं। सब्सिडीज टू प्रोड्यूसर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर पेमेंट कमेंट, यानी जो सब्सिडीज दी जाती है प्रोड्यूसर को, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है। तो अब देखिए, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सब्सिडीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो इसमें क्या है, दे आर नॉट ट्रांसफर पेमेंट बिकॉज दे अफेक्ट प्रोडक्शन एंड इनकम। किस पे इफेक्ट होती है, प्रोडक्शन एंड इनकम पे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विल द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, गिव रीजन। तो क्या क्या इंक्लूडेड किया जाता है इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया इंक्लूडेड बिकॉज प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है फॉरेन कंपनीज जो पैसा इंडिया में कमाती है, तो इसको हम इंक्लूड्स करेंगे। सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग इन रूसिया एम्बेसीज इन इंडिया, कोई भी सैलरी जो इंडिया के लोगों के द्वारा रूसियन एम्बेसीज में कमाई जाती है और इंडिया में है, ये नॉट इंक्लूडेड, एम्बेसीज इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। प्रॉफिट अर्न्ड बाय एसबीआई ब्रांच इन जापान नॉट इंक्लूडेड आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। जो प्रॉफिट जो एसबीआई ब्रांच के द्वारा जापान में प्रॉफिट कमाया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोडक्शंस ऑफ डिफेंस गुड्स इज द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर हाउ। डिफेंस गुड्स क्या होते हैं, तो इसके क्या जीडीपी इंक्रीज होगी नहीं, डिफेंस गुड्स इंक्रीज जीडीपी बट डू नॉट डायरेक्टली इंक्रीज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, डायरेक्टली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होगा, डू नॉट इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स डायरेक्टली, देयरफॉर जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर। तो ये जीडीपी जो होती है ये परफेक्टली मेजर नहीं करती है वेलफेयर को। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट से बात करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर्स के मैं लेके आऊँगा, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। स्टूडेंट चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स तो बने रहिए साथ में, तो एक लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शंस आपका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।